हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आप लोग का। आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण नवंबर 2022 का सार संग्रह का अध्ययन करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको पूरा कंसेप्ट के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा जो आगामी रेलवे, एसएससी, दरोगा, दिल्ली पुलिस, बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए पहला सेक्शन देखते हैं, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। पहला क्वेश्चन है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त। ठीक है, तो हम थोड़ा सा बेसिक जानकारी लेते हैं क्योंकि अशोक जो था वो मौर्य वंश से रिलेटेड है। तो एक बार मौर्य वंश को थोड़ा देखते हैं। देखिए मौर्य वंश का जो टाइम पीरियड होता है आपको 322 बीसी से 298 बीसी। ठीक है, तो होता क्या है कि चाणक्य, कौटिल्य, जिसको विष्णुगुप्त की सहायता से ही नंद वंश के अंतिम शासक कौन होता है? घनानंद। ठीक है, घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। ठीक है, अच्छा, घनानंद के बारे में एक जानकारी और है कि इसी घनानंद के समय में ही ये सिकंदर का आक्रमण होता है। तो एग्जाम में ये पूछता है। अच्छा, एक चीज़ और जानते हैं हम कि सिकंदर का जो गुरु था, ठीक है, वो कौन था? अरस्तु था। ठीक है, और अरस्तु का गुरु कौन था? तो प्लेटो था। ठीक है, और प्लेटो का गुरु कौन था? तो प्लेटो का गुरु सुकरात था। ठीक है, और सुकरात का जो गुरु था वो था अफलातून। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, याद रखना। अच्छा, और एक चीज़ जानते हैं हम, चंद्रगुप्त मौर्य वंश को स्थापना कर दिया। तो जो मौर्य वंश था, ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य था, ये जैन धर्म को मानते थे। किसको मानते थे? जैन धर्म। और शिक्षा किससे लिया था? तो भद्रबाहु से शिक्षा लिया था। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सेल्यूकस निकेटर युद्ध करता है, क्योंकि युद्ध में तो हार जाता है, इसको चंद्रगुप्त गिरा के मारता है। ठीक है, तो संधि कर लेता है। ठीक है, तो संधि के उपरांत सेल्यूकस अपना एक राजदूत भेजता है। ठीक है, जिसका राजदूत का नाम था मेगास्थनीज, बहुत फेमस है मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज का एक बहुत बड़ा पुस्तक है इंडिका। ठीक है, तो इस पुस्तक में बताया गया है कि मौर्यकालीन जो समाज था वो 7 वर्णों में विभाजित था। ठीक है, और क्या रहेगा? एक क्वेश्चन और इससे पूछता है कि चाणक्य जो था उनका एक पुस्तक था अर्थशास्त्र। ठीक है, क्या था? अर्थशास्त्र। इसमें राजनीतिक विज्ञान के बारे में बताया गया, उस समय जो आमत वगैरह होते थे। ठीक है, और इस वंश में और क्या बच गया? अच्छा, इस वंश में ये जो चंद्रगुप्त जो थे, ये अंतिम दिनों में अपने गुरु भद्रबाहु के साथ, ठीक है, ये श्रवणबेलगोला, ठीक है, ये श्रवणबेलगोला जो कि कहाँ पड़ता है? श्रृंगेरी पर्वत पर है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, इन्हीं के साथ ये संलेखन विधि से, ठीक है, जिसको हम फास्टिंग मेथड कहते हैं, अपना प्राण त्याग देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका मौर्य वंश के पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य को मैंने देख लिया। अब दूसरा शासक बनता है बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार। तो बिंदुसार को इनको अमित्र घात बोला गया है। ठीक है, उपनाम है अमित्र घात। अच्छा, इसके समय में, और ये पहले इसको आजीवक संप्रदाय से संबंधित है, आजीवक संप्रदाय को मानते थे। इसके समय में विदेश लोग यात्री आया था, तो ठीक है, तो ये आपको आया था डायमेकस। ठीक है, जो सीरिया के नरेश एंटियोकोकस का प्रथम राजदूत था। ठीक है, और उसके बाद ये अशोक को भेजते हैं। तीसरा शासक जो होता है अशोक होता है। ठीक है, तो अशोक का जो राज्याभिषेक होता है आपको 269 बीसी में होता है। ठीक है, अच्छा, इनका एक बहुत फेमस युद्ध है कलिंग युद्ध, 261 बीसी में होता है। ठीक है, इसी युद्ध में बहुत बड़ा नरसंहार हो जाता है, जिसमें अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, हृदय परिवर्तन हो जाता है, और क्या कहते हैं कि वो अपना युद्ध नीति को त्याग कर, ठीक है, युद्ध नीति को त्याग देते हैं और धम्म की पॉलिसी को अपनाते हैं। तो एग्जाम में आता है, और ये आपको पता है ये बौद्ध धर्म को मानते हैं। ठीक है, अच्छा, इनसे एक जुड़ा और क्वेश्चन है कि इनका शिलालेख बहुत ही फेमस था। शिलालेख पूरा तो बताना नहीं है क्योंकि बहुत वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले शिलालेख का अध्ययन किस में करते हैं हम? तो एपिग्राफी में हम शिलालेख का अध्ययन करते हैं।
ठीक है। अच्छा, इनका जो शिलालेख है वो सबसे पहले कौन पढ़ाता था? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक इतिहासकार ने पढ़ा था। ठीक है, तो जेम्स प्रिंसेप आपको याद रखना है। अच्छा, इनका जो शिलालेख है इसमें एक 10वां शिलालेख में बताया गया है कि राजा एवं उच्च अधिकारी को अपने प्रजा के प्रति अहम रोल निभाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक उनका होता है एक 13वां शिलालेख। 13वां शिलालेख सबसे बड़ा शिलालेख है, इसी में ही कलिंग युद्ध की चर्चा किया गया है। चलिए, उसके बाद बौद्ध धर्म को अपना दोनों को बेटा को भेज देता है प्रचार प्रसार के लिए, और इस तरह से फिर ये आपका अशोक का काल चला जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, बनवाली एक प्राचीन स्थल है जो 1973 से 74 की खुदाई से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, बनवाली का जैसी बात आता है बनवाली, तो ये आपको पड़ता है हरियाणा के हिसार जिला में। कहाँ पड़ता है? लिखा हुआ है हरियाणा के हिसार जिला में। यहाँ पे नदी एक है, ये कौन सा बनवाली कौन सा नदी किनारे बसा हुआ है? तो सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके खोजकर्ता कौन थे? ये इम्पोर्टेंट है। तो ये R.S. विस्ट। ठीक है, R.S. विस्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन और इससे पूछ सकता है कि एविडेंस, यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बनवाली जगह है, यहाँ से क्या क्या मिला है? तो आपको यहाँ पे ये मिट्टी का हल मिला है। ठीक है, दूसरा खिलौना मिला है, और बैलगाड़ी का पहिया भी यहीं से मिला है, बैलगाड़ी का पहिया। तो ये 3-4 फैक्ट है बनवाली से। अच्छा, ये हो गया आपका हरियाणा। कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश या जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? देखिए, शाही दरवेश और जिंदा पीर, ये औरंगजेब को ऐसे बोला जाता है। तो औरंगजेब को और सारे उपनाम मिला था। ठीक है, तो एक इनको आलमगीर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आलमगीर। ठीक है, शाही दरवेश, जिंदा पीर, आलमगीर भी बोला जाता है। इनसे एक जुड़ा और क्वेश्चन है कि मुगल काल का या ऐसा शासक पहला शासक था जिसका राज्याभिषेक कितना बार हुआ है? 2 बार हुआ है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अच्छा, इनसे जुड़ा हुआ एक प्रश्न और पूछ सकता है कि ये अपनी बीवी को बहुत प्यार करता था। ठीक है, जैसे शाहजहाँ ने मुमताज़ महल की याद में, वो भी प्यार के मारा आदमी थे, तो मुमताज़ महल की याद में ताजमहल का निर्माण कराया था। ठीक है, तो उसी के तर्ज पे औरंगजेब ने भी ये दिलरास बानो बेगम, देखो दिलरास बानो बेगम के याद में द्वितीय ताजमहल का निर्माण कराया था, जिसको ताजमहल का फुहड़ कहा जाता है। सेम ही था, लेकिन ताजमहल तो ताज ही था ओरिजिनल। तो इनको द्वितीय ताजमहल या ताजमहल का फुहड़ ये बनवाए थे। ये कहाँ है? औरंगाबाद में स्थित है। चलिए, क्वेश्चन तो इनसे और है, लेकिन आगे देखेंगे। किस गुप्त शासक ने हुनों को पराजित किया था? तो हुनों को पराजित किया था अस्कंद गुप्त। अस्कंद गुप्त से जुड़ा एक क्वेश्चन है कि इसने आपका वो कौन सा झील था? सुदर्शन झील। हाँ, सुदर्शन झील के निर्माण में भी इनका हाथ है। अच्छा, गुप्त काल को तो आपको पता है, सबसे स्वर्णिम काल किस काल को कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। अच्छा, गुप्त काल का ये गुप्त शासक, तो गुप्त वंश का स्थापना तो श्रीगुप्त किया था। इससे जुड़ा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसका वास्तविक संस्थापक पूछता है, रियल फाउंडर कौन था? तो आपको चंद्रगुप्त प्रथम, ये याद रखना है। क्वेश्चन पूछेगा कि भैया गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, ठीक है, तो ये आपको चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। नेक्स्ट, किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल का एविडेंस मिला है? तो आपको ये एलोरा के मंदिर में। ठीक है, किस सिख ने फारसी भाषा को जफरनामा को लिखा था? तो देखिए, गुरु गोविंद सिंह ऐसे लिखे थे। गुरु गोविंद सिंह और सारे काम किए हैं। एक था पाहुल प्रणाली। ठीक है, पाहुल प्रणाली एक ग्रंथ भी था इनका, गुरु ग्रंथ साहब, गुरु ग्रंथ साहब। ठीक है। अच्छा, औरंगजेब से जुड़ा एक हिस्सा और था जब ये, हाँ इसी में बताता हूँ कि ये गुरु तेग बहादुर थे ना, गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब मरवा दिया था। ठीक है, तो ये बहुत एग्जाम में पूछता है। 84 गुरु हदीस में मैं बता देता हूँ। अच्छा,
ये गुरु नानक देव जी ने उपाधि दिया था। कौन सा उपाधि? तो सी लगाने के लिए बोला था, जितने सरदार है सब सी लगाएगा पुरुष लोग, अब महिला लोग कौर लगाएगा। जैसे हरप्रीत कौर महिला टीम के कैप्टन है, प्लेयर खिलाड़ी। और इन्हें सारे को बोले थे कि 5 वस्तु आपको हमेशा रखना है। कौन सो? तो कंघा, कड़ा, कच्छा, ठीक है, और एगो था कृपाल, ठीक है, हो गया 5। एगो था केस लास्ट में, ठीक है, तो ये याद रखना। अच्छा, सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो पहला क्वेश्चन तो यही बता था कि प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। और सबसे ज़्यादा कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है। श्रावस्ती कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। तो उस पॉलिसी को क्या कहा जाता है? प्रथम उपदेश किस नाम से जाना गया? तो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज या देवगुप्त के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, देवराज और देवगुप्त, इनको चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। 2 नाम और, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विक्रमादित्य। और इनको एक नाम और बोला जाता है जो एग्जाम में बहुत पूछता है, परम भागवत। परम भागवत की उपाधि इसे दिया गया है, ठीक है, ये याद रखना। और इसी के समय में शक युद्ध होता भैया, शकों को तो गिरा गिरा के मारा था। एग्जाम में पूछ जाएगा शकों को नाश करने वाला, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे, किस राजपूत शासक ने एलोरा को पर्वत को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो कैलाश मंदिर का निर्माण कौन कराया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, ये 1857 के क्रांति के समय में थे, बहुत ही बूढ़े व्यक्ति थे। तो इनको दिल्ली से भाग गए थे और ये अरंगून में इनको पकड़ के वहीं उनको मृत्यु दे दिया गया था, ठीक है। और इनको अपने देश से बड़ी प्यार था, तो इसको अपने देश को महबूबा के नाम से पुकारते थे कि मेरा देश महबूबा है ये है। लेकिन इसको बाद में 2 गज ज़मीन भी नहीं मिला था। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि को महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? देखिए, तो इंडियन ओपिनियन था, इससे काम चलेगा नहीं। 2-4 पत्रिका आपको याद रखने पड़ेगा। एक था हरिजन, ठीक है, और दूसरा था आपको नवजीवन, ठीक है, और एक हो गया आपको यंग इंडिया। ये 4-5 पत्रिका है, आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण नाइटहुड भारत सरकार को लौटाने वाला व्यक्ति कौन था? तो आपको रविन्द्रनाथ टैगोर था। काहे लौटाया दिया था? तो जो 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उसी से विक्षुब्ध होकर ये लौटा दिए थे। अच्छा, इनको गुरुदेव बोला जाता है, ये याद रखना है। और इनका 2 पुस्तक है जो आपको पता है, गीतांजलि। 1913 में इसको एशिया का नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में। और कुछ रह गया? इनका 2 पुस्तक है, एक है गौरा और दूसरा है चित्रंगांगदा, ठीक है। आगे, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने किया था? तो ये आपको बीडी सावरकर कब किया था? ये इम्पोर्टेंट है। तो 1904 ईस्वी में किया था, 1904 में। 1 साल के बाद फिर 1905 ईस्वी में देखिए इंडिया हाउस की स्थापना हुआ था। इंडिया हाउस, ठीक है, 1905 में। कौन किए थे? कि श्यामा प्रसाद वर्मा, या श्यामा जी वर्मा कह सकते हैं, श्यामा जी वर्मा के द्वारा। आगे, 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो आपको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए कहा गया था। आनंद मठ, ठीक है, आनंद मठ की कथा वस्तु किस पर आधारित है? तो ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। तो आनंद मठ के लेखक कौन है? ये इम्पोर्टेंट है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इनका एक पुस्तक और था, कपाल कुंडला। तो ये दोनों आपको याद रखना, बहुत पूछता है। अच्छा, किसके काल में इंडियन पिनल कोड? अच्छा जी, इंडियन पिनल कोड हो गया, सिविल प्रोसीजर कोड हो गया, और प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। देखिए, लॉर्ड कैनिंग जैसे आया, आपको 1857 याद आ गया होगा। 1857 के समय में गवर्नर यही थे, ठीक है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे 1857 में? तो ये लॉर्ड पमस्टर्डन, दोनों याद रखना, लॉर्ड पमस्टर्डन, ठीक है। आगे,
अच्छा, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो आपको राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और ये कब त्यागपत्र दिया था? तो 1939 ईस्वी में त्यागपत्र दे दिए थे। ठीक है, इनसे एक जुड़ा और क्वेश्चन है कि ये 20 अक्टूबर, ठीक है, 1943 को आज़ाद हिंद फौज का गठन करते हैं, तो आपको ये याद रखना है। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? ये महात्मा गांधी जी थे। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 में बनारस अधिवेशन के अध्यक्षता कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। इनसे जुड़ा हुआ दो फैक्ट है, देखिए, महात्मा गांधी हो गए हैं और जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोनों अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। अच्छा, नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्ण स्वाधीनता प्राप्ति, ये जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये 1929 में पूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति, लेकिन आपको ये महीना भी याद होना चाहिए, 31 दिसंबर। ठीक है, लेकिन बीपीएससी उल्टा पूछ दिया था। बीपीएससी क्या पूछा था इस बार 67वीं परिपत्र में कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग। ठीक है, तो ये 1927 का हो जाएगा। ठीक है, मद्रास अधिवेशन, सब लोगों ने यही मार दिया था, जो कि गलत है। भारतीय राज्य व्यवस्था को हम लोग कवर करेंगे। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति, देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल करता है। और कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल 164, ये गलती दे दिया है। 163 जो होगा ना, वो मंत्री परिषद के लिए यूज होता है, मंत्री परिषद के लिए, ये याद रखना। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों को निपटारा जो उच्चतम न्यायालय करता है? तो ये कौन सा आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 71 के तहत। ये राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो राष्ट्रपति का जो पद है, अरे भैया, हाँ, ये राष्ट्रपति का जो पद है ये लिया गया है आपको ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। और उपराष्ट्रपति का जो पद है वो लिया गया है कहाँ से? अमेरिका से। चलिए, बाकी तो कॉमन है, याद होगा आपको। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को विदेश यात्रा का अधिकार संरक्षण प्राप्त है? तो ये आर्टिकल 21 बोलता है ऐसा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रयुक्त समाजवाद शब्द अनुच्छेदों को मिलाकर पढ़ने और सर्वोच्च न्यायालय के समान कार्य करने के लिए समान मौलिक अधिकार परिभाषित करता है। तो ऐसा 14, 15, 16 आर्टिकल में कहा गया है। लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपना जनमत खो देता है तो उसे कितना जनमत प्राप्त होता है? तो 1/6 मत प्राप्त होता है। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो 20 तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सीटों का आरक्षण के लिए अनुच्छेद कौन सा संबंधित है? 330 संबंधित है। 28 नंबर, प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन शून्य, निर्बल, निकृष्ट, अल्पजीवी था, यह कथन किसका था? तो यह हॉब्स का था। संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी को न्यूनतम एज, तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, 25 वर्ष होना चाहिए। अच्छा, राज्यसभा एवं लोकसभा को राज्यसभा को लोकसभा को धन विधेयक कितने समय के लिए लौटा देना चाहिए? तो 14 दिनों के अंदर आपको लौटा देना है। देखिए, राज्यसभा और लोकसभा, तो राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं, ठीक है, और इसको निम्न सदन कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना। और ये जो होता है राज्यसभा अस्थायी सदन होता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। अभी वर्तमान समय में आपको 250 सीट है इसमें, और लोकसभा में है 552। ठीक है, 543 भी मिलता है कहीं कहीं। आगे हो गया। अब हम लोग ज्योग्राफी को देखते हैं। नदियों के ज्वारमुख कीचड़ वाले किनारों के साथ साथ हल्की फुल्की जैतून रंग की वनस्पति शोषण मूल वाले को ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? तो मैंग्रोव वन कहा जाता है। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिमी पर स्थित है? तो जॉर्डन नदी। बृहद ज्वार कब आता है? तो जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक ही सीधी रेखा में रहेगा तब आएगा। भैंसा सिंगी नामक जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो नागालैंड में। यहाँ नागा जनजाति भी पाया जाता है। एक इम्पोर्टेंट और है, नाम से मत जाना, यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ना भैया, वो इंग्लिश है नागालैंड का। आगे, ब्राज़ील में अमेजन बेसिन वन को क्या कहा जाता है? तो सेल्वास कहा जाता है। मंगल और बृहस्पति क्षुद्रग्रह, ठीक है, मंगल और बृहस्पति को, अच्छा दिया हुआ क्षुद्रग्रह, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के
बीज सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे टुकड़ों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। एग्जाम में पूछ रहा है क्षुद्र ग्रह में कौन कौन ग्रह शामिल है, तो ये मंगल और बृहस्पति। अलमाती बांध, तो ये कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी में सोने की खान निकलता है, हीरे की खान। अच्छा, ब्लू हिल, ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल पर्वत, ये बहुत पूछा है, ये अमेरिका में है। किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है, जिसकी दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होता है, तो ये 22 दिसंबर को। क्यूरोसिवो, ये कैसी जलधारा है, तो आपको ये पता होना चाहिए, गर्म जल धारा है। इसके अलावा 2-3 जलधारा हैं, वो आप याद रखना। एक होता है बेंगुला, ठीक है, फॉकलैंड, लेब्राडोर, ये सब जो जलधारा है, ये सब ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। ये हो गया। हाँ, अब पर्यावरण को हम कवर करेंगे। पर्यावरण वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलीय पशु को के रूप में किसे मीठे पानी का डॉल्फिन के रूप में अधिकृत किया था 18 मई 2010 को। व्यापक जैविकता के कारण समुद्री वर्षावन कहा जाता है, तो प्रवाल भित्ति को कहा जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, देखिए अधिनियम से 2-3 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा है रेलवे एसएससी। देखिए हम छोटा सा करते हैं। सबसे पहले आते हैं वन्य जीव अधिनियम, तो ये कब बना था, तो 1972 में बना था। ये वन्य जीव है। और दूसरा होता है वन्य जीव जंगल, तो ये कब बना था, तो ये 1980 में बना था। और इन सबों को देखेंगे पर्यावरण, तो ये जो है पर्यावरण संरक्षण, तो ये पर्यावरण संरक्षण, तो ये कब हुआ था, तो 1986 में। ये 3 पॉइंट याद रखना है, एग्जाम में बहुत पूछता है। अच्छा, हो गया आपको कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत सर्वप्रथम किस वर्ष पहले पर्यावरण प्रभाव आकलन मापदंडों की सूची करता है, तो 1994। दक्षिण भारत के किस स्थान को तितलियों का वार्षिक प्रवास देखने को मिला है, तो ये आपको पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ की ओर। क्षोभ मंडल को मिलाने वाले ग्राउंड लेवल को ओजोन क्या कहलाती है, तो बैंड ओजोन कहलाती है। भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए कौन सा केंद्र अवस्थित है, तो ये जामनगर। इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती है उसको एज प्रजातियां कहा जाता है। एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापमान के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली है, तो ठीक है, आर्कलैंड और ग्रीनलैंड हिम चादर। क्योटो प्रोटोकॉल, तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो कार्बन क्रेडिट प्रणाली से। जलवायु परिवर्तन के लिए, तो जलवायु परिवर्तन होगा तो ग्रीन गैसों में उत्सर्जन की कमी हो जाएगा। अब इंडियन इकोनॉमिक्स को देखते हैं। ये प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, बहुत पूछा है। ये आपको ये स्टेटमेंट जो बोले थे जेबी से बोले थे, ठीक है। भारतीय शेयर बाजार एवं नियंत्रण कार्ड कौन सा संगठन है, सेबी। देखिए सेबी करता है, ये शेयर बाजार से संबंधित है। तो सेबी का जो स्थापना होता है वो जान लीजिए 30 जनवरी 1992 को होता है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो हेड क्वार्टर याद रखना है मुंबई में है। नेक्स्ट, मुद्रा का अवमूल्यन का मतलब होता है गिरना, अन्य मुद्राओं की तुलना में, ठीक है, देसी मुद्रा की मूल्य में कमी आ जाना, उसी को अवमूल्यन कहते हैं। अच्छा, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो वियना में है। भारत सरकार ने पहली बार देखो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, कब हुआ था, 19 जुलाई 1969 को। केंद्रीय राजस्व बोर्ड विभाजन करके केंद्रीय प्रत्यक्ष शुल्क एवं सीमा शुल्क राष्ट्रीय अप्रत्यक्ष बोर्ड का स्थापना कब हुआ था, प्रत्यक्ष बोर्ड का, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड 1963। नाफेड क्या पर्पस है नाफेड का, तो कृषि से संबंधित है, कृषि उपजों को विपणन के लिए। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर इंडिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है, तो बैंकॉक में है। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में है, तो 8वीं योजना के तहत किया गया है। नबार्ड, ये एग्जाम में आता है। नबार्ड की स्थापना कौन सा समिति के किया गया था, तो शिवरामन समिति की सिफारिश पर किया गया था। कब किया गया था, तो 12 जुलाई 1982 को। अब हम साइंस को कवर करेंगे। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका कौन सा संरक्षण पर आधारित होता है, तो रेखीय संवेग संरक्षण पर आधारित होता है। नेक्स्ट, चंद्रमा का वायुमंडल ना होने पर क्या कारण है, तो वहाँ का जो गैसों का वर्गमाद मूल हो जाता है उसको पलायन वेग से क्या हो जाता है, अधिक होता है। पलायन वेग क्या होता है, तो वैसा वेग या वेलोसिटी जिसको हम वायुमंडल पे फेंक देने पर या तो फिर गुरुत्वाकर्षण सेक्शन से जो बाहर चला जाए, ठीक है, अगर वो वापस लौट के ना आए तो उसको हम ये पलायन वेग कहेंगे। तो पलायन वेग के लिए अलग अलग मान है, वो आपको याद रखने का पड़ेगा। देखिए पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, बहुत एग्जाम में आया है,
2 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको यूनिट भी याद रखना पड़ेगा। चंद्रमा के लिए कितना होता है, तो चंद्रमा के लिए होता है 2.38, ये मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। चलिए आगे। अच्छा, किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? घुमा हुआ क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। क्लोरेला। प्रतिवर्ती धारा की माप किस में किया जाता है? तो हॉट वायर अमीटर में किया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, हाइड्रोजन बम, एक होता है हाइड्रोजन और एक होता है कौन सा बम होता है? परमाणु बम। तो हाइड्रोजन बम किससे आधारित है? तो नाभिकीय संलयन से। नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि दो छोटा छोटा अणु मिलकर एक नए अणु का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसीलिए हाइड्रोजन बम में हम नाभिकीय संलयन का यूज करेंगे। अच्छा, परमाणु बम में क्या होता है? परमाणु बम, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। तो परमाणु बम में आपको विखंडन अभिक्रिया होता है। कौन सा? नाभिकीय विखंडन। इसमें क्या होता है कि दो हल्के हल्के नाभिक, ठीक है, एक नाभिक दो हल्के हल्के पार्ट में टूटता है, इसमें टूटेगा और इसमें जुड़ेगा, ये याद रखना। ठीक है, तो हाइड्रोजन बम आपको संलयन पर आधारित है। संलयन से सूर्य वगैरह भी, सूर्य को जो प्रकाश उसका मिलता है, ये उससे भी रिलेटेड है। चलिए आगे। मेनिंजाइटिस रोग, तो मेनिंजाइटिस रोग आपको मस्तिष्क को प्रभावित करता है। हाइपोग्लाइसेमिया जो आपको नामक रोग किसकी कमी से होता है? ग्लूकोज की कमी से होता है। और टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो इसको आपको एंटी नॉकिंग रेटिंग के लिए मिलाया जाता है। कैलेमल क्या होता है? तो कैलेमल जो होता है आपको ये मर्क्यूरस, ठीक है, मर्क्यूरस क्लोराइड होता है, Ag2Cl2। नेक्स्ट, मनोविज्ञान हमें नहीं देखना है। ठीक है, आगे पढ़ना है खेल कूद। यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छा आता है। क्लो कोर्ट या हार्ड कोर्ट किससे संबंधित है? तो लॉन टेनिस से। टीपी, कैडी आदि शब्दावली किसके साथ संबंधित है? गोल्फ से। हॉकी में पेनल्टी का स्ट्रोक कितना दूरी पे मारता है? तो 11 गज पे मारता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस तो 29 अगस्त। देखिए, इसका अल्टरनेट को याद रखने की कोशिश करना, अल्टरनेट एग्जाम में पूछा जाता है। तो अल्टरनेट क्या है? तो ये राष्ट्रीय खेल दिवस तो ठीक है, मेजर ध्यानचंद के याद में ये खेल दिवस मनाते हैं और ये हॉकी को जादूगर भी कहा गया है उनको, 29 अगस्त को। लेकिन अगर ये पूछ दे क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको 6 अप्रैल याद रखना है, 6 अप्रैल। अभी सारा अल्टरनेट पूछता है एग्जाम में। ठीक है, 6 अप्रैल को। सवाई मान सिंह स्टेडियम कहाँ है? तो ये जयपुर में है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में सर्वप्रथम दोहरा शतक लगाने वाला बल्लेबाज, हाँ, तो ये सचिन तेंदुलकर है। अभी तो बहुत सारे प्लेयर लगा चुके हैं। तो पहला सचिन तेंदुलकर, लेकिन अगर फास्ट पूछेगा सबसे फास्ट, तो वेस्ट इंडीज़ का क्रिस गेल। और सबसे ज़्यादा उच्चतम स्कोर, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ उच्चतम स्कोर कौन खिलाड़ी का है? तो ये रोहित शर्मा का है, 264 रन। ठीक है, श्रीलंका के खिलाफ मारा था। अच्छा, ये यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आता है कि वाटर पोलो और बेसबॉल। देखिए, हम आपको एक अच्छा बेहतरीन बताते हैं। सबसे पहले आप बड़ा को पकड़ना। तो बड़ा, सबसे ज़्यादा बड़ा किस में होता है? तो रग्बी में होता है। कंसेप्ट दे रहा हूँ, आपको याद रखना। रग्बी फुटबॉल में सबसे ज़्यादा प्लेयर होता है, कितना? 15 प्लेयर। उससे नीचे आइए, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कितना प्लेयर? 11 प्लेयर होता है। 10 कोई खिलाड़ी में होता है? 9 होता है। 9 किस में होगा? बेसबॉल, ठीक है, और खो-खो में 9 प्लेयर होता है। 9 के बाद फिर आइए 8, ठीक है, 8 एक ही खेल है जिसमें 8 खिलाड़ी होता है। क्या होता है? जिम्नास्टिक में कैगो होता है? तो 8 गो होता है। उसके बाद 8 के बजाय फिर 7 आइए, तो 7 किस में बचेगा? तो 7 देखिए, वो होता है कबड्डी में 7 प्लेयर और नेट बॉल में 7 प्लेयर। तो ये दोनों आपको याद रखना है। अब 7 हो गया। अब 6 नंबर आइए, तो 6 होता है वॉलीबॉल में। किसमें? वॉलीबॉल में 6 प्लेयर हो गया। ठीक है, अच्छा, ये हो गया आपको। और अब 6 के बाद 5 आता है, तो 5 होता है नेट बॉल में। ये आप लिख लेना कहीं पे, नेट बॉल में 5 प्लेयर होता है। अच्छा, उसके बाद अब 4 आइए, तो 4 किस में होगा? तो 4 होगा पोलो में। ठीक है, POLO 4 लेटर से, तो 4 आपको याद रखना है। तो हो गया आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं, कृषि। तो बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया को टिश्यू कल्चर कहा जाता है। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ? तो गोविंद बल्लभ पंत, जो यूपी में है।
भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को। और देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ? पुदुचेरी में। गाजर में कौन सा विटामिन? तो विटामिन ए। अच्छा, ये आम का रुमाली प्रजाति तो ऑफ सीजन बैरालवी सोडियम बेंजोएट खाद्य पदार्थों में इसका यूज किया जाता है, एग्जाम में पूछा हुआ है। तो फलों को रस और जेली में। आलू को कौन सा प्रजाति? तो चिप्सोना 1, 2, 3। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान ये दिल्ली में है, ठीक है। स्थापना 1905 में। भारत में हरित क्रांति, इसको थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ। देखिए, हरित क्रांति जो हुआ था 1967-68 में हुआ था इंडिया में, और ये आपको गेहूँ और जौ से संबंधित है, ठीक है। इसी में हरित क्रांति देखा गया था पहले। अच्छा, और देखिए इसमें अगर इंडिया लेवल पूछा कि भारत में हरित क्रांति का जनक, तो एस.एस. स्वामीनाथन को, ठीक है। और वर्ल्ड लेवल पर पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग को, नॉर्मन बोरलॉग को, तो याद रखना है। ये कब हुआ था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना तो पता है, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। अच्छा, कंप्यूटर थोड़ा देखते हैं। तो कंप्यूटर की स्मृति का मापन बीटा बाइट में करते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का क्या है? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहा जाता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर में RAM तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर के सभी भागों को बीच में सामंजस्य स्थापित करना, तो ये कंट्रोल यूनिट का काम होता है। और कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम होता है माइक्रोचिप। अच्छा, आगे जो है कंप्यूटर में www का अर्थ क्या? तो वर्ल्ड वाइड वेब। लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब का जनक किसको कहा जाता है? तो टी बर्नर ली को कहा जाता है, टी बर्नर ली। चलिए आगे देखते हैं क्या बच गया। हाँ, अगला कह रहा है कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को तो इनपुट होगा, जाएगा अंदर तो इनपुट कहलाता है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो ये संख्या मान को डाटा कहेंगे। और वैसा कंप्यूटर जो कंप्यूटर को नष्ट कर दे, यानी आपका विंडो करप्ट हो जाए, फाइल उड़ जाए, हार्ड डिस्क आपका ख़राब हो जाए, बूट ना हो, ये सब खारे किस तो उसके अंदर वायरस आ जाता है, ठीक है, तभी ये सब प्रॉब्लम होता है। अच्छा, ये भी अच्छा है। देशेर कथकली, तो कथकली किसका है? तो केरल का है, शास्त्रीय नृत्य है। गरबा गुजरात पढ़े होंगे, गायत्री मंत्र ये भी पढ़े होंगे ऋग्वेद से। अच्छा, तीसरा सेक्शन आइए, 124 नंबर देखो, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू के बारे में आज आपको पूरा बताऊंगा। देखिए, सरोजिनी नायडू का इन पुस्तक है गोल्डन थ्रेशोल्ड। इनको कवित्री भी बोला गया था। तो इसने ये तो पुस्तक बाद में लिखा गया, उससे पहले 2 पुस्तक था। वर्ड ऑफ टाइम, क्या था? वर्ड ऑफ टाइम ये पुस्तक, और एक था ब्रोकन विंग, ब्रोकन विंग, ठीक है। तो ये दोनों पुस्तक इनको कवित्री बना दिया था, ठीक है। तो ये तीनों पुस्तक आपको याद रखना है। अच्छा, इनसे जुड़ा और क्या क्या है टॉपिक? तो इनसे जुड़ा एक और टॉपिक है कि इनको सरोजिनी नायडू को कोकिला कहा गया है, ठीक है। क्या कहा गया? कोकिला, स्वर कोकिला नहीं, स्वर कोकिला लता मंगेशकर। और भारत का बुलबुल, ठीक है, बुलबुल और कोकिला किनको? सरोजिनी नायडू को। अच्छा, अब इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है ये कि प्रथम देश का प्रथम राज्यपाल, वैसे यूपी के बनी थी ये राज्यपाल, ठीक है। तो प्रथम राज्यपाल तो ये सरोजिनी नायडू ही बनी थी। इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है कि जो आपका अधिवेशन हुआ था कब? 1925 का, ठीक है, कानपुर अधिवेशन हुआ था। तो ये कांग्रेस के तरफ से, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। 1925 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। ये हो गया आपको। हाँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता था। पहला ज्ञानपीठ आपको कब मिला था? 1965 ईस्वी में मिला था, और शंकर कुरूप को मिला था, ठीक है जी, शंकर कुरूप को, तो याद रखना। अच्छा, ब्लैक पैगोडा बहुत आता है एग्जाम में। ब्लैक पैगोडा का जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है कहाँ स्थित है? तो कोणार्क को ही, कोणार्क का जो मंदिर उसी को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। इसको बनाया कौन था? ये 13वीं सदी में नरसिंहदेव बर्मन इसका निर्माण करवाया था। कौन करवाया था? नरसिंहदेव बर्मन। आगे, भरतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? देखिए इससे ये बहुत क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। भरतनाट्यम कहाँ का होगा? तमिलनाडु का होगा, ठीक है। अच्छा, मंदिरों की पुण्यतिथि भारत को किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक बहुत ही फेमस मंदिर है मीनाक्षी मंदिर,
ठीक है, मदुरै में पड़ता है, तमिलनाडु में ही है, तो ये भी पूछता है एग्जाम में। अच्छा, मोहिनी अट्टम हो गया, या कथकली, ये भी याद रखने को, मोहिनी अट्टम और कथकली, ठीक है, ये दोनों है आपको केरला से। अच्छा, यहाँ से जुड़ा एक क्वेश्चन और पूछता है, आपका ये आंध्र प्रदेश में एक नृत्य है कीचीपुड़ी, यहाँ देखो याद आ गया, कीचीपुड़ी नृत्य, ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश का बहुत ही फेमस नृत्य है। आंध्र प्रदेश, देखो कच्चा पूड़ी कौन खाएगा, तो अंधा लोग खाएगा, तो आप ऐसे मार सकते हैं एग्जाम में। आगे मोहिनीअट्टम हो गया। अच्छा, यक्षगान, ये भी बहुत फेमस है, लोक नृत्य कहाँ का, कर्नाटक का। देखिए कर्नाटक का 2-4 और हैं, बैलाटा हो गया, या भीता आराधना, ठीक है, और जूडू हैली, ये सारे लोक नृत्य कहाँ का है, तो कर्नाटक का है। तो इस प्रकार मैंने 130 क्वेश्चन का फुल्ली डिस्कशन करा दिया हूँ। आप 1-2 बार वीडियो को सुन लेना और सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं आगे, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, उसमें मैं दूसरा महीना का कवर करवाऊँगा, और इसके साथ साथ दृष्टि का भी सार संग्रह आता है, वो भी प्रतियोगिता दर्पण से ज़्यादा अच्छा मुझे वो लगता है, तो उसको भी मैं कवर करूँगा। धन्यवाद।